क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी इजराइल यात्रा पर, और इजराइल यात्रा से उन्होंने किस प्रकार भारत में किसानों के ऊपर एक सूक्ष्म हमला किया है। हालांकि अभी आज उनका पहला दिन है, लेकिन पहले दिन ही, और पहला दिन भी शुरुआत सुबह सुबह हुई होगी। हमारे यहाँ जब रात हो रही है तो उनके यहाँ भी शाम हो रही होगी। शाम को क्या वो कर रहे होंगे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्टों पर, आचार्य विनोबा भावे के एक कॉन्सेप्ट पर, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी की इजराइल विज़िट पर, जयप्रकाश नारायण जी की इजराइल विज़िट के बाद जो 23 लोगों की विज़िट हुई उस पर, और महात्मा गांधी के ग्रामदान और भूदान इस पर, और ख़ास तौर से भारत की एग्रीकल्चरल व्यवस्था जिसको ध्यान में रखते हुए लोग इस समय तथाकथित लोग मूवमेंट पर हैं, और वो मूवमेंट इस प्रकार का कर रहे हैं कि भारत में किसानों को कैसे भड़काया जाए और कैसे किसानों को परेशान किया जाए या देश को परेशान किया जाए। आज इन लोगों ने रेल रोको आंदोलन भी किया, क्योंकि देश सुनने को नहीं तैयार है, देश इनको समझने को भी नहीं तैयार था। शुरू में देश में लोगों ने सुनना समझना कोशिश की, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। ये भारतीय जनता पार्टी जो देश के पक्ष में काम करने वाली सरकार है उसके विरुद्ध ये आंदोलन है, उसके विरुद्ध ये षड्यंत्र है। उसके अलावा देश की इंटीग्रिटी, देश का सम्मान, देश का जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ भिंडरवाला के विचारों को आगे बढ़ाना, और देश में खालिस्तान मूवमेंट जो कनाडा में बैठे लोग चला रहे हैं या पाकिस्तान के लाहौर से जो चलाए जा रहे हैं, वहाँ से उन मूवमेंटों का सपोर्ट करना, वहाँ से धन संग्रह करना। इसके अलावा भारत के विपक्षी दल जो सब लगातार मिले हुए हैं, झुंड में हैं, वो झुंड में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार बिल्कुल भी इसमें रिस्क लेना नहीं चाहती। हालांकि उससे जनता में असंतोष भी है, लोग परेशान भी हैं, लेकिन वो रिस्क ये लेना नहीं चाहती जो ये करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से सरकार गोली चला दे, किसी प्रकार से सरकार लाठीचार्ज करवा दे, और किसी प्रकार से सरकार के विरुद्ध एक माहौल ये बन जाए कि ये सरकार एग्रीकल्चर के खिलाफ है। कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कभी भी गांव देहात की पार्टी नहीं रही, कभी एग्रीकल्चर या किसान की पार्टी नहीं रही। वो शहरों में अच्छा करती, पढ़े लिखे समुदाय में बहुत अच्छा करती थी, देश के फेवर में सोचने वाले लोगों में बहुत अच्छा करती थी, लेकिन वो एग्रीकल्चर की पार्टी नहीं थी। 2014 के मूवमेंट में देश को समझ में आया, और 2014 में वो गांव देहात किसान की पार्टी भी बन गया। अब किसान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लगभग 70 से 80% लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर वो शहर में भी रहता है तो भी उसका कोई न कोई पैतृक निवास है, अगर वो शहर में कुछ काम करता है तो भी उसका परिवार कहीं गांव में रहता है, या वो कभी माइग्रेट गांव से किया होगा। ऐसे करके अगर हम कहें तो 80% के लगभग आबादी देश की जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, उसको कैसे असंतुष्ट किया जाए और कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को या भाजपा समर्थित सरकारें या भाजपा की जो राज्य सरकारें हैं उनको कैसे गिराया जाए, ये टिकैत ने अच्छी व्यवस्था करके रखी है। हमने देखा होगा कि वो एग्रीकल्चर का मूवमेंट कम और राजनीतिक रूप से भाजपा की सरकार गिराना और चंडाल चौकड़ी कैसे बैठ जाए, ममता के बैठने के पीछे उन्होंने बड़ा प्रयास भी किया। बाद में श्रेय भी लिया कि मैंने जो मूवमेंट चलाया उसकी वजह से ममता बनर्जी वहाँ पर बैठ गई। ऐसा देश में चल रहा है। लेकिन अभी जो आज एस जयशंकर ने वहाँ पर किया, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सरकारें थीं
उन सरकारों ने यानी कि नेहरू जी के समय पर से लेकर अभी तक इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि गांधी को कैश तो करवाते हैं, सरनेम भी गांधी का लगाते हैं, गांधी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन गांधी के जो दो बड़े मूवमेंट थे, भूदान और ग्रामदान, उन मूवमेंटों पर कोई काम ही नहीं किया, उन विषयों पर एक कदम आगे भी नहीं बढ़े। तो फिर इसके विषय में क्या सोचा जाए, इसके विषय में कैसे सोचा जाए, और क्या हुआ जिस विषय पर इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एस जयशंकर इज़राइल गए और इज़राइल में यरूशलेम में उन्होंने एक पार्क का विजिट किया। ये जो पार्क भूदान पार्क के नाम से जाना जाता है। अब भूदान पार्क, भारत के लोग जो 1960 में वहाँ पर गए थे, 1960 में जाने के बाद उन्होंने वहाँ जो रिसर्चें की, उन रिसर्चों के बाद 6 महीने लगभग वो 27 सदस्यीय ग्रुप वहाँ पर रहा, और वो दल 22 मई 1960 को यरूशलेम के एक जंगल में उन्होंने भूग्रोव पौधारोपण किया था 1960 में। उस पौधारोपण को आज तक हमारे देश में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये 27 लोग वहाँ क्यों गए थे, आखिर ये 27 लोग वहाँ क्या कर रहे थे। मामला मैं आपको बताता हूँ। मामला ये है कि जयप्रकाश नारायण सन 1958 में एक आंदोलन, एक अभियान चला रहे थे जिसको सर्वोदय अभियान कहा जाता था। आपको याद होगा कि इसी प्रकार का एक मूवमेंट चलाने वाले व्यक्तियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आज आप अंत्योदय देख रहे हैं, तो अंत्योदय उसी पीरियड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट था। उनका कहना था अंतिम खड़े व्यक्ति तक लाभ देश का पहुंचना, अंतिम खड़े व्यक्ति को भी लाकर देश के हित में खड़ा करना और उसको सभी संसाधनों का उपयोग करने का अवसर देना, और उस व्यक्ति को देश में हो रहे विकास या देश में जो तरक्की या जो सहयोग चाहिए उसका सहयोग भी लेना। इसी प्रकार का एक मूवमेंट सर्वोदय अभियान भारत के जयप्रकाश नारायण ने सितंबर 1958 में चलाया, या उस समय चला रहे थे। उसी अभियान के तहत वो 9 दिवसीय यात्रा पर इज़राइल गए थे, इज़राइल का एक मॉडल देखने। क्या मॉडल था इज़राइल का? इज़राइल का जो एग्रीकल्चर का मॉडल था, क्योंकि भारत तो एग्रीकल्चर प्रधान देश था और अंग्रेज़ों ने भी बहुत कुछ नहीं किया। मुगलों ने तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के दम पर ही पूरे संसार पर उन्होंने प्रभाव दिखाया, और अंग्रेज़ों ने भी पूरे संसार पर एग्रीकल्चर के बेस पर ही अपना दबदबा स्थापित किया। भारत के एग्रीकल्चर प्रधान देश था, और हमारे यहाँ के जो मसाले होते थे, हमारे यहाँ की जो फसलें होती थी, वो फसलें ही उद्योग का काम करती थी और संसार भर में उनको बेचा जाता था, और उससे जो गोल्ड पैदा होता था उसी की वजह से भारत को विश्व गुरु या तो कहना, या फिर भारत को स्वर्ण या सोने की चिड़िया कहना भारत को कहा जाता था। सिर्फ उसका बेस सबका एग्रीकल्चर था। लूटने पिटने के बावजूद मुसलमानों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, फिर भी भारत सोने की चिड़िया कहलाया। और यही कारण था कि इतने सब कुछ लूटने के बाद भी सन 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए और 1950 में गणतंत्र लागू हुआ भारत में, तो गणतंत्र होने के बाद भी 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। यानी कि लूटने के बाद हम संसार की सबसे स्ट्रांग करेंसी थी। लेकिन उसके बाद नेहरू जी सत्ता में बैठे, और शायद उनको ना तो एग्रीकल्चर मालूम थी, ना उनको परफॉर्मेंस मालूम थी, ना उनको देश का स्ट्रक्चर मालूम था। किताब तो उन्होंने एक लिखी, पता नहीं किसी और ने लिखी हो और उन्होंने उसको अपना नाम दिया हो, भारत एक खोज, लेकिन वो भारत के विषय में मुझे नहीं लगता कि इतनी जानकारी रखते थे। यही कारण था कि अब आचार्य विनोबा भावे ने एक मूवमेंट चलाया, और आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय का मूवमेंट चला रहे थे, और आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के भूदान और ग्रामदान के आंदोलन को या उनके विचार को बढ़ा रहे थे कि कैसे भूदान भूमि पर कैसे काम किया जाए और गांव ग्लोबल विलेज कैसे बनाया जाए। यानी कि एक गांव ही अपने आप में सरकार हो और ग्राम में ही सब कुछ हो, उसको बाहर जाकर न देखना पड़े, और सरकारें उस गांव का जो विकास हो वहाँ से थोड़ा टैक्स,
थोड़ा जो उसका सरप्लस है वो सरप्लस देश की सरकारों के पास जाए और देश की सरकारें उससे देश की रक्षा सुरक्षा और बाकी कनेक्टिविटी का काम करें, ऐसा महात्मा गांधी का विचार रहा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जैसे कहा जयप्रकाश नारायण आगे बढ़े। और क्यों इजराइल में ही, आखिर क्यों? हालांकि ये कहा जा रहा है कि इजराइल में, ये इजराइल मतलब उस समय का फिलिस्तीन या मुसलमानों का कब्जा कहा जाता होगा, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट किया जाता है। 1909 में किबुत्जिम 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 मूवमेंट चला। किबुत्जिम संस्थाएं कहा जाता था। ये संस्थाएं सामुदायिक और सहकारिता की संस्थाएं थीं। सामुदायिक संस्था को किबुत्जिम कहा जाता था और सहकारिता को मोशाविम, वहां पर शब्द दिया गया था। आज़ादी के बाद जब इजराइल भी नया नया बना था, क्योंकि अंग्रेजों ने तय किया था कि वो अब ऑटोमन एम्पायर को, यह सारे संसार को आज़ाद कर रहे हैं, ये यूएनओ की कंडीशन थी, भारत को भी आज़ादी मिलनी थी और उधर खाड़ी को भी आज़ादी मिलनी थी। खाड़ी को आज़ादी जब मिली तो इजरायलियों को अपनी भूमि दी गई, यानी कि इजरायली 1000 वर्ष के मूवमेंट के बाद अब वो अपनी भूमि में एक छोटा सा देश बनाकर रहने लगे। जब मैं यहूदियों की बात करता हूँ, उन यहूदियों के रहने पर उन्होंने वो जो किबुत्जिम संस्थाएं थीं उनको वहाँ और प्रखर किया और इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं खोली। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या किबुत्जिम था, ये क्या मोशाविम था, जिसको जयप्रकाश नारायण खुद देखने गए, 9 दिन वहाँ पर रहे और फिर एक 27 सदस्यीय दल, सर्वोदय दल वहाँ पर भेजा गया जो 6 महीने वहाँ पर रहा और वहाँ यरूशलेम में वो एक भूदान ग्रोव बनाकर आए, जिसको अभी उस पट्टिका को या उसको किसी तरह से भी भारत सरकार ने आज रिकॉग्नाइज किया और भारत के विदेश मंत्री उस जगह पर विजिट करके उस जगह को उन्होंने जो इतिहास में उसको स्थान मिलना चाहिए वो दिया। हालांकि ये जो सर्वोदय का प्रिंसिपल था ये भारत में सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ के राजनेता, हमारे यहाँ की जो तथाकथित आज़ादी के बाद मूवमेंट की कांग्रेस नहीं, आज़ादी के बाद जो पार्टी कांग्रेस बैठी उसने क्या नहीं किया देश को स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए, और होते होते 90 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये के लगभग डॉलर की कीमत पहुंच गई। यानी कि हम डॉलर से जो हम बराबरी पर छूटे थे 1947 में, वहाँ से हम 80 गुना पीछे चले गए। आगे तो बढ़ना बहुत दूर की बात है, हम 80 गुना या 70 गुना पीछे चले गए, या मैं ये कहूँ कि अमेरिका 70 गुना आगे निकल गया, यूरोप और भी आगे निकल गया। तो फिर ये ऐसा क्या हुआ जो हमने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था? हुआ क्या कि जयप्रकाश नारायण जब वहाँ पर गए किबुत्जिम मूवमेंट देखने या वहाँ किबुत्जिम संस्थाओं को देखने, तो उन संस्थाओं की खास बात ये थी किबुत्जिम की कि ये गांव को एक ग्लोब मानकर चले थे वो, और गांव को ग्लोब मानकर उसमें एग्रीकल्चर के जो वहाँ पर जो भी फसल होती थी उस एग्रीकल्चर से कैसे कनेक्ट किया जाए व्यापार को, और उन व्यापारी यानी कि एग्रीकल्चर बिजनेस को डेवलप, एक मॉडल डेवलप हुआ कि भाई हाँ, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है उसी तरह का यहाँ पर बाकी व्यापार भी अगर इंटरकनेक्ट होगा तो फिर उसको बाहर से कुछ नहीं देखना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उस गांव से ही तैयार होकर निकलेगा, रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से मिलेगा, फिर उसी की मशीनरी लगेंगी जो प्रोसेस करेंगी और वहाँ से वो मटेरियल तैयार होकर बाकी सप्लाई के लिए बाहर निकलेगा। और अब ये लोग काम कैसे करेंगे? तो सहकारिता संस्थाएं बनाई गई। सहकारिता संस्थाओं का मतलब होता था कि कुछ लोग मिलकर एक संस्था बनाएंगे, क्योंकि इजराइल जब बना था तो आप सोच के देखो, इजराइल जो भटके हुए लोग थे जिनको 1000 वर्ष तक मारा पीटा गया और 1000 वर्ष उनकी ज़मीन घेर ली गई, उनकी ज़मीन मुसलमानों ने कब्जा करके रखा ऑटोमन एम्पायर ने, उन 1000 वर्षों के बाद अगर उनको ज़मीन खाली दे दी जाए बिना पैसे के तो कैसे डेवलप किया होगा वो मॉडल? वो ही मॉडल मोशाविम था। यानी कि अब कुछ लोगों ने मिलकर समूह बनाया, उस समूह ने एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन किया और गांव का मॉडल, ये 2 मॉडल इकट्ठे किए। लोगों का समूह, जैसे हमारे यहाँ अमूल का समूह चलता है, लिज्जत पापड़ का समूह चलता है, ऐसे समूह वहाँ
मोशाविम योजना के तहत शुरू हुए और एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस का जो मॉडल था वो किबुट्जिम नाम का बिजनेस शुरू हुआ। ऐसे सैकड़ों गांव चिन्हित किए गए, सैकड़ों इलाके चिन्हित किए गए, वहां पर ये मॉडल डेवलप किया गया और इजराइल देखते ही देखते जो बिल्कुल हजार वर्ष तक लुटा पिटा था, ये जमीन भी उसके पास नहीं थी, वो इजराइल आज देखते देखते विश्व में अग्रणी भूमिका में है और पूरे खाड़ी के 50 देशों को अकेला पानी पिलाए हुए है। उन्होंने वो वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक तरीके से उठान करके खड़ा किया। अब सोचिए कि जब 1958 में जयप्रकाश नारायण गए होंगे तब वो भी नए नए आज़ाद हुए ही थे और वो भी उसी समय की बात है 1945, 46, 47 की, जब वो वहाँ से अंग्रेज हटा है और 10 वर्ष में ही उन्होंने ये मॉडल डेवलप कर लिया था। तो जयप्रकाश नारायण उसको ही देखने गए थे और आचार्य विनोबा भावे उस मॉडल को डेवलप करने की कोशिश भारत में कर रहे थे। अब ये मॉडल इजराइल में जो पहुंचा तो वो कैसे पहुंचा होगा, जिसको भारत के लोग स्वतः वहां देखने गए और फिर बाद में वहां से देखने के बाद भारत में वो उसको पुनः डेवलप नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि इजराइल को जब, यानी कि यहूदियों को जब मुसलमानों ने वहां मारा पीटा और मार पीट कर उनसे वो स्वतंत्र करवाया, यानी कि वहां से इनको हटाया गया और ये बेचारे भटकते हुए किसी स्टेज पर पहुंचे तो भारत आए। भारत में एक बिजनेस मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड था क्योंकि अंग्रेज बैठा था उसके बाद भी और मुसलमान बैठे थे भारत में, मुस्लिम शासक उस समय आ ही रहे थे और वहाँ उनको ज़मीन अपनी छोड़नी पड़ी थी तो वो भारत आ गए थे। भारत ही इजरायलियों का, यहूदियों का एक ऐसा स्थान रहा जिसने यहूदियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी और उनको बढ़ने फूलने फलने का अवसर दिया। यहाँ से यहूदी अमेरिका गए जहाँ उनको और स्वायत्तता मिली और वहाँ उन्होंने विकास किया और यहाँ से यहूदी पुनः फिर अपने देश, यानी कि जब स्वतंत्र हुआ इजराइल नाम का देश बना तो इजराइल चले गए। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या चल रहा था। तो यहाँ के मॉडल को उन्होंने देखने की कोशिश की होगी। मैं आपको बताऊं, भारत का बिजनेस मॉडल अगर अपनाया जाए, जो अंग्रेजों ने हमें हतोत्साहित किया, वो हतोत्साहन के बाद हम पुनः उसी मॉडल पर आ जाएं अगर हम कोशिश कर लें तो मुझे लगता है कि भारत को विकास की राह पर पुनः चलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो डबल डिजिट की फोरकास्ट हो रहा है कि भारत में डबल डिजिट की ग्रोथ होगी और कोविड के बाद संसार भर भारत से बहुत पीछे रहेगा और केवल एक भारत रहेगा जो डबल डिजिट क्रॉस करेगा और संसार में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला देश होगा। ऐसी फोरकास्ट IMF ने की है, वर्ल्ड बैंक ने की है, बहुत सारी संस्थाओं ने ऐसी फोरकास्ट की। फिर भी मैं कहता हूं कि भारत की जो स्पीड है वो उनसे भी 10 गुना बढ़ सकती है। कैसे 10 गुना बढ़ सकती है? कैसे? भारत का जो बिजनेस मॉडल था जो इजरायलियों ने अडॉप्ट किया वो ये था पारिवारिक व्यवस्था, यानी कि जो वो वहां पर इस मॉडल को किबुट्जिम मॉडल या मोशाविम मॉडल को डेवलप करने की कोशिश की गई और वो सफल हुए। वो भारत में हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष, मैं कहूँ उससे पहले डेवलप करके रखा था। वर्ण 4 थे, हम सभी जानते हैं। वर्ण के आधार पर कार्य विभाजन है और वर्ण के आधार पर कार्य विभाजन है और वर्ण पैदाइशी नहीं है, यानी कि जन्म के आधार पर वर्ण नहीं मिलता। वर्ण मिलता है विज्ञान के आधार पर, कुंडली में वर्ण डिफाइन करते हैं, खोजते हैं और उसी वर्ण के आधार पर उसको काम धंधा सिखाया जाता था, उसको विचार दिया जाता था, उसकी एजुकेशन होती थी। ये जो वर्ण व्यवस्था में एजुकेशन है, इसके बाद जो सब ग्रुप्स बने व्यापारियों के, जिनको मैं कहूँ कि जो वैश्य वर्ग है या जो जिसको शूद्र वर्ग कहते हैं, वो वैश्य और शूद्र ने अपना एक मॉडल डेवलप किया। वो मॉडल क्या था कि अगर कोई लकड़ी का काम करने वाला है तो उसको बढ़ई हमने कहा, उसको हमने लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर कहा और कारपेंटर का एक परिवार डेवलप किया, यानी कि उस व्यापार का एक परिवार और उस परिवार का पूरे गांव डेवलप किए। तो आज भी हम कहते हैं ये बढ़इयों का गांव है, ये नाइयों का गांव है, ये लोहारों का गांव है, ये फला काम करने वाले के गांव है। आज भी वो स्ट्रक्चर आपको भारत में मिल जाएगा जिसमें पूरे के पूरे गांव या पूरे इलाके एक पर्टिकुलर काम करते हैं और उस
काम के आधार पर उनको हमने जाति व्यवस्था में जोड़ा। हमने कहा ये इनकी जाति है। अब इन जातियों में अगर विवाह संबंध आपस में जातियों में किया जाए तो फिर लड़की जिस माहौल से आई है उसी माहौल में लड़का पला बड़ा है और वो उसके घर जाएगी तो वहाँ उस बिजनेस मॉडल में वो महिला भी, वो लड़की जिसका विवाह हुआ है वो भी वहाँ पर एडजस्ट करने में कोई समय नहीं लगेगा और वहाँ पर वो ग्रोथ में योगदान करेगी अपना जो कर सकती है। इस प्रकार हमने पारिवारिक बिजनेस मॉडल डेवलप कर दिए। इन पारिवारिक बिजनेस मॉडल को ही भारत में जाति कहा जाता है। अगर आपको उसका ओरिजिनल रूप देखना हो तो एक फिल्म मैं आपको प्रपोज करूंगा, गांव, GAON, अमेज़न पर पड़ी हुई है। आप गांव मूवी को एक बार देखिए कि एक उसमें दिखाया है, मैं एक सेकंड के लिए उसमें बताता हूँ, उसमें दिखाया है कि एक ऐसा गांव है जिसका दुनिया से कोई जुड़ाव नहीं है। वहाँ पर एक पहली बैंक खुलती है और बैंक में जब वो फॉर्म भरते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। लोग कहते हैं मुझे जाति नहीं मालूम, तो वो कहता है इनको काम के आधार पर जाति बना दो। यानी कि ये बढ़ई का काम करता है तो इसको बढ़ई, लोहार का काम करता है तो लोहार, ये वैज्ञानिक का काम करता है तो ब्राह्मण, और ये देश की ये गांव की रक्षा स्वतंत्र के लिए काम करता है जिसको क्षत्रिय। इस प्रकार जातियां उनके काम के आधार पर बनाई गई। ये उस मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि अगर आज का बिजनेस मॉडल ना होता तो कितने सफल होते हैं और हम कैसे सफल होते, और गांव का बिजनेस मॉडल कैसा है। वो GAON, गांव, मैं आपको फिर से कहता हूं, गांव मूवी जरूर देखिएगा कि जो हमारा पुराना बिजनेस मॉडल है क्या है। इस प्रकार भारत में जो इन्होंने कहा कि हमारा मोशाविन, तो वहाँ पर गांव में जो मॉडल डेवलप हुआ या एक जाति डेवलप हुई, उस जाति का आपस में कॉपरेशन, एक प्रोडक्ट ये बनाते, एक प्रोडक्ट वो बनाते, एक प्रोडक्ट वो बनाते, ऐसे घरों में प्रोडक्ट बनता और एक फाइनल प्रोडक्ट उसका तैयार होता। अब उस इलाके में किसी को भी अगर कुछ चाहिए तो उस पार्टिकुलर मॉडल के तहत उस गांव में हर वो चीज़, हर वो इंडस्ट्री, हर वो आवश्यक चीज़ उन्होंने फैक्ट्रियों के इंडस्ट्री के रूप में लगाई, यानी कि कामगारों के रूप में लगाई, उनको वैसा काम सिखाया और एक फाइनल प्रोडक्ट एक गांव से निकला। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा मॉडल रहा होगा। यही मॉडल जो इजराइल के लोग भारत में आकर गए, भारत में लंबे समय तक रहे, उस मॉडल को उन्होंने भारत से सीखा और सीखने के बाद चाहे वो विलेज का, मैंने कहा सामुदायिक काम करने का मॉडल हो या फिर उनकी जातियों के आधार पर ये जो किबुट्जिम मॉडल हो और मोशाविम मॉडल हो, वो मॉडल भारत का ही निश्चित रूप से भारत से गया हुआ मॉडल रहा होगा जो वहाँ पर पहुँचा। इस मॉडल को भारत बाद में स्वतंत्रता के बाद हमने पुनः वहाँ से हायर किया जाए और वहाँ से लाया जाए, इसका प्रयास हमने किया होगा। और इस प्रयास के बाद भी सरकारों के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सरकारों ने इस मॉडल पर सपोर्ट नहीं किया होगा तो नाम के लिए ही यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बनाए गए लेकिन वो अभी भी सफल नहीं हुए। ये जो हमारे यहाँ से यश जयशंकर वहाँ पर गए हुए हैं, इन्होंने उस विषय पर ध्यान दिया और सीधा बताने की कोशिश की कि भारत में जो एग्रीकल्चर मूवमेंट के नाम से चला रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारा एंशिएंट बिजनेस मॉडल बनना चाहिए जो इजराइल ने अडॉप्ट किया था उस समय। और भारत से लोग गए थे और उन्होंने पौधारोपण करके भूदान ग्रुप के नाम से वहाँ एक फॉरेस्ट पूरा बनाया था। उस फॉरेस्ट में उन्होंने अपनी यादें छोड़ी थी, जिन यादों को आज भी इजराइल ने 1958 से अब तक 70-72 वर्षों के बाद भी उसको बचाकर रखा है। मुझे लगता है कि एस जयशंकर का ये जो कृत्य है जिनमें उन्होंने ये प्रयास किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए और इस मॉडल को भारत कैसे अडॉप्ट करे इसके लिए प्रयास होने चाहिए। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।